वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 4 डायनेमिक्स 2 के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड करना है ताकि आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या चीज आपको गिवन है, आपने क्या चीज फाइंड करनी है, फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे समझ के, तभी इन चीजों का आपको पता चल पाएगा और तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अब अपने आज के लेक्चर के क्वेश्चन 1 को रीड करते हैं। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा और 2 सिचुएशंस इसमें बताई गई हैं। पहली सिचुएशन यहाँ तक आप रीड करें पहले क्वेश्चन को और समझें अच्छे से। पहली सिचुएशन यहाँ तक है, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें एक नई सिचुएशन बताई गई है जिसको आपने रीड करके समझ के और फिर सॉल्व करना है। सिचुएशन 1 को समझते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। कैलकुलेट द टॉर्क, आपने टॉर्क को कैलकुलेट करना है। यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन 1 जो है वो टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है जो कि स्पैनर के ऊपर लग रहा है और उस स्पैनर की लेंथ आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्पैनर क्या है? 20 सेंटीमीटर। और उस स्पैनर के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है? 50 न्यूटन। अब यहाँ तक गिवन डाटा जो आपको दिया गया था उसमें आपको लेंथ ऑफ स्पैनर भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के यूनिट को पहले आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हमारी जो भी क्वांटिटीज यूज हो रही होती है न्यूमेरिकल के अंदर उन सब के यूनिट्स एसआई यूनिट्स होने चाहिए। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, इसीलिए हमने पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब लेंथ ऑफ स्पैनर R1 क्या हो गया? 0.2 मीटर। 0.2 मीटर की जो वैल्यू है इसको आप सॉल्यूशन के अंदर यूज करेंगे। 20 सेंटीमीटर को नहीं यूज करना, 0.2 आपने पुट करनी है जहां पे भी आप R की वैल्यू पुट करेंगे टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा आपको फोर्स बताई गई थी जो कि 50 न्यूटन है। अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि पहले आपको जो लेंथ दी गई है वो R1 है और जो पहले आपको फोर्स बताई गई है वो क्या है? F1। अब यहाँ तक आपको 2 चीजें देकर और आपसे पूछा गया है कि आप टॉर्क फाइंड आउट करके बता दें। ये क्वेश्चन 1 की पहली सिचुएशन है जिसमें आपने टॉर्क फाइंड करना है। स्टेप 1 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम रीड करते हैं सिचुएशन 2 को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टेप 1 में टॉर्क फाइंड करना है और टॉर्क का फार्मूला आपने याद रखना है, फोर्स इनटू आर होता है। जब आपको फार्मूला पता है तो फिर उसके बाद बहुत सिंपल है क्वेश्चन कि फोर्स भी आपको दी गई है जो कि 50 न्यूटन है और आपको आर भी बताया गया है। आर क्या था? लेंथ ऑफ स्पैनर, और वो क्या थी? 0.2 मीटर। आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। सॉल्व करके जो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा वो 10 न्यूटन मीटर है। यहाँ तक पहला स्टेप सॉल्व हो गया है, पहली सिचुएशन हमारी एंड हो गई है। अब हम चलते हैं सिचुएशन 2 को रीड करते हैं कि सिचुएशन 2 में क्या चीज गिवन है और क्या चीज आपने फाइंड करनी है। सिचुएशन 2 है, यहाँ से लेके ये जो एंड क्वेश्चन हो रहा है यहाँ तक सिचुएशन 2 है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर हम सेम नट को लूज करते हैं लेकिन इस बार हम फोर्स कितनी लगाते हैं? 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। पहले तो फोर्स 50 न्यूटन की थी, अब हमने फोर्स को क्या कर दिया है? डबल कर दिया है, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। What should be the length of spanner? अब इस केस में लेंथ ऑफ स्पैनर क्या होगी? तो न्यू फोर्स F2 आपको दी गई है 100 न्यूटन और आपसे पूछी गई है लेंथ ऑफ न्यू स्पैनर R2, जिसको आप कैलकुलेट करके देंगे तो तभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फुल मार्क्स मिलेंगे, जब आप टॉर्क भी फाइंड करेंगे और लेंथ ऑफ न्यू स्पैनर भी फाइंड करेंगे। अब स्टेप 2 की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में जिसमें आपने फाइंड करनी है न्यू लेंथ ऑफ स्पैनर, तो इसमें भी टॉर्क का फार्मूला ही यूज होगा, F इंटू आर। F तो आपको दे दी गई है जो कि 100 न्यूटन है, R आपने फाइंड आउट करनी है। तो टॉर्क आपने कौन सा पुट करना है? जो आपने स्टेप 1 में निकाला होगा और वो क्या था? 10 न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यूज आप फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। R2 के लिए आप फार्मूले को रीअरेंज कर देंगे इस तरह के R2 एक साइड पे आ जाए ताकि R2 की हमें वैल्यू मिल जाए। तो R2 हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगा, जिसको हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल में लेंथ ऑफ स्पैनर आपको सेंटीमीटर में दी गई थी, उसका यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। ये तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने खुद एसआई यूनिट में कन्वर्ट की थी लेंथ, तो एंड पे आके हम दोबारा उसी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे जो यूनिट हमें न्यूमेरिकल में बताया गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपने टॉर्क फाइंड करना था सबसे पहले।
और फिर दूसरी सिचुएशन में आपने लेंथ ऑफ न्यू स्पैनर फाइंड करनी थी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रीड करते हैं क्वेश्चन 2 को। अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर इज बैलेंस्ड बाय अ पिवट एट इट्स मिडल। अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ तक पढ़ने से ही पता चल गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 बैलेंस्ड स्टील बार वाला न्यूमेरिकल है, जिसमें एक स्टील बार का आपको बताया गया है कि एक लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और वो बैलेंस्ड है पिवट पॉइंट पे, और पिवट उसका किधर है? मिडल में है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स इक्विलिब्रियम और टॉर्क के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसा कि इस न्यूमेरिकल में एक स्टील बार मिडल से पिवट पर बैलेंस्ड है। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन 2 को, समझते हैं कि क्वेश्चन 2 में आगे क्या बताया जा रहा है। Two masses M1 and M2 are suspended at a distance of 0.2 meter and 0.3 meter respectively from the pivot। आगे आपको दो मैसेस का बताया गया है, एक मैस M1 है, दूसरा मैस M2 है, और उनका डिस्टेंस भी पिवट पॉइंट से बताया गया है। M1 का डिस्टेंस पिवट पॉइंट से 0.2 मीटर है और M2 का डिस्टेंस पिवट पॉइंट से 0.3 मीटर है। आपने स्टील बार के मैस को इग्नोर करना है और आपको मैस M1 जो दिया गया है वो 0.6 kg है और आपने फाइंड करना है मैस M2। तो गिवन डाटा आप लिखेंगे, आपको लेंथ ऑफ बार भी गिवन है, आपको M1 का डिस्टेंस पिवट से गिवन है जो कि 0.2 है, आपको M2 का डिस्टेंस भी पिवट से गिवन है, आपको मैस M1 भी गिवन है, और जो चीज आपने फाइंड करनी है वो मैस M2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज होगा वो ये होगा बैलेंस्ड कंडीशन वाला, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के जब इक्वल हो जाएगा तो तभी वो रॉड बैलेंस्ड होगा, और इसी कंडीशन, इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला आपने याद रखना है, M1G D1 इज इक्वल टू M2G D2। G दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे जो फार्मूला आएगा वो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 है। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है M2 को। फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे और M2 को एक साइड पे निकाल लेंगे ताकि आपका M2 आपके पास आ जाए। तो फाइनली सॉल्व करने के पास M2 आपके पास आएगा 0.4 kg, और यही आपने फाइंड करना था। तो जस्ट आपने याद रखना है कि क्लॉकवाइज टॉर्क जब इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के और फार्मूला, तो इस तरह आप M2 फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 को रीड करते हैं। अगेन क्वेश्चन 3 में भी हमें मीटर रॉड नजर आ रहा है, कुछ मैसेज नजर आ रहे हैं, रीडिंग्स दिख रही हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ये न्यूमेरिकल भी अगेन इक्विलिब्रियम वाला न्यूमेरिकल ही होने वाला है। तो रीड करते हैं। टू मैसेज 250 ग्राम एंड 100 ग्राम आर हैंगिंग एट अ पोजीशंस 65 centimeter and 80 centimeter respectively on a uniform meter rod pivoted at 50 centimeter mark as shown। अब आपको फिगर दे के भी ही बताया गया है, इमेज दे के आपको बताया गया है कि टू मैसेज हैं, दो मैसेज हैं, एक 250 ग्राम का है, दूसरा 100 ग्राम का है, ठीक है, और वो लटके हुए हैं और उनकी पोजीशंस आपको बताई गई हैं कि 250 ग्राम वाला जो है वो 65 सेंटीमीटर पे लटका हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है? 65 सेंटीमीटर, और जो 100 ग्राम का मैस है वो 80 सेंटीमीटर पर लटका हुआ है। रिस्पेक्टिवली के वर्ड पे आपने फोकस करना है, जैसे जिस तरह से मैसेज लिखे गए हैं उसी तरह से उनकी पोजीशंस डिफाइन की गई हैं, और बताया गया है कि वो जो मीटर रॉड है वो कहाँ पे पिवटेड है? 50 सेंटीमीटर पे, और ये चीज आपको फिगर के अंदर, डायग्राम के अंदर और इमेज के अंदर शो भी हो रही है कि पिवट पॉइंट कहाँ पे है? 50 पे। 250 ग्राम वाला जो मैस है वो 65 सेंटीमीटर पे है और 100 ग्राम वाला मैस 80 सेंटीमीटर पे है। ये सारी चीजें तो आपको गिवन है। आगे आपसे पूछा जा रहा है वेयर शुड थर्ड मैस ऑफ 100 ग्राम बी पोजिशन्ड टू बैलेंस द रॉड। अब रॉड भी बैलेंस होना चाहिए और आपसे पूछा जा रहा है कि थर्ड मैस जो कि 400 ग्राम का है उसको हम कहाँ पे पोजीशन करें कि रॉड भी बैलेंस रहे। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन 3 में आपने पोजीशन ऑफ 400 ग्राम मैस निकालनी है। सबसे पहले तो आपको गिवन डाटा आपने लिखना है। मैस M1 भी आपको गिवन है 250 ग्राम जो कि 65 सेंटीमीटर पे पोजीशन है। फिर मैस M2 भी आपको गिवन है 100 ग्राम जो कि 80 सेंटीमीटर पर है, और थर्ड मैस आपको गिवन है 400 ग्राम, लेकिन उसकी पोजीशन आपने खुद फाइंड करनी है। पिवट की पोजीशन आपको बताई गई है जो कि 50 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड आपको पता है आपने क्या निकालनी है? पोजीशन ऑफ 400 ग्राम मैस। चलते हैं क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
स्टेप 1 में आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज मूवमेंट्स निकाल लेते हैं, जो कि हम फार्मूले से निकालेंगे। मूवमेंट इज इक्वल टू m इंटू डी के। मैसेज हमें गिवन है, लेकिन d हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और d हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टेप 1 में हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ 250 ग्राम मैस फ्रॉम पिवट, यानी 250 ग्राम का जो मैस है उसका डिस्टेंस अगर हम पिवट से निकाल रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे? उसको हम D1 से मेंशन करेंगे। और वो जो मैस है 250 ग्राम वाला, वो कहाँ पे पोजीशन था? 65 की पोजीशन पे था। और पिवट कहाँ पे पोजीशन था? 50 की। तो उन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा 250 ग्राम के मैस का पिवट से। तो पोजीशंस आपको गिवन थी, आपने डिस्टेंस निकाल लिया। आगे आपको मूवमेंट का फार्मूला लगाना है m इंटू डी का। m आपके पास 250 है, क्योंकि आपने किसका d निकाला है? 250 ग्राम वाले मैस का। और d आपने अभी फाइंड किया, जो कि 15 सेंटीमीटर आया है। तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करके आप मूवमेंट 1 निकाल लेंगे, जो कि 3750 ग्राम सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट, इसी तरह से जैसे आपने स्टेप 1 में डिस्टेंस निकाला 250 ग्राम के मैस का पिवट से, इसी तरह आप निकालेंगे 100 ग्राम के मैस का डिस्टेंस पिवट से। उसको आप D2 से मेंशन करेंगे। और 100 ग्राम का मैस कहाँ पे पोजीशन था? 80 की पोजीशन पे था, 80 सेंटीमीटर पे। और पिवट कहाँ पे था? 50 सेंटीमीटर पे। तो दोनों की पोजीशंस को माइनस करके हमारे पास D आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। फिर हम मूवमेंट का फार्मूला लगाएंगे और उसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास मूवमेंट 2 आ जाएगा 3000 ग्राम सेंटीमीटर। दो मूवमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट हम फाइंड कर लेंगे। मूवमेंट 1 को प्लस करेंगे मूवमेंट 2 के साथ, तो हमारे पास टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा 6750 ग्राम सेंटीमीटर। अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 में आपने पोजीशन निकालनी है 400 ग्राम मैस की, जो कि इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है चीज, और वही जब आप निकालेंगे तो तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जैसा कि आप अगर लेट कर लेते हैं, जो हमारा 400 ग्राम का मैस है, अगर वो पिवट से d डिस्टेंस पर है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए, जैसा कि मूवमेंट का फार्मूला था मैस इंटू डी, तो मैस क्या है? 400, और d हमने लेट कर लिया है कि डिस्टेंस है 400 ग्राम मैस का। वो किसके इक्वल होना चाहिए? 6750 के। आप 67 ऊपर देखें तो हम टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल के आए हैं, उसके इक्वल जब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज इस साइड पे भी, रॉड की दूसरी साइड पे भी अगर मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा, तभी तो ये रॉड बैलेंस होगा। तो इसी तरह, इसीलिए हमने ऊपर क्या निकाला है? टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाला है, क्योंकि हम इस तरह से फिर इसके इक्वल करके लिख सकते हैं कि 400 और उसका जो डिस्टेंस है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? क्लॉकवाइज मूवमेंट के, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी हम d निकाल पाएंगे। तो d यहाँ से हमारे पास ये आ गया है 16.875 सेंटीमीटर, और ये क्या है? डिस्टेंस है 400 ग्राम मैस का पिवट से। तो अब यहाँ तक देखें तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ चुका है। अब हम देखेंगे मैस जो है 400 ग्राम वाला, वो पिवट की लेफ्ट साइड पे है। बाकी जो गिवन मैसेज थे हमें, वो पिवट की राइट साइड पे थे, जिसका हमने टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाला था। लेकिन मैस 400 ग्राम वाला लेफ्ट साइड पे था, इसीलिए पोजीशन फाइंड करने के लिए हम पिवट का पहले लिखेंगे पोजीशन और उसमें से माइनस कर देंगे जो d हमारे पास आया है 400 ग्राम के मैस का। तो पोजीशन हमारे पास 400 ग्राम के मैस की आ जाएगी 33.1 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर 400 ग्राम मैस शुड बी प्लेस्ड एट द 33.1 सेंटीमीटर मार्क। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस होते ही कंफ्यूजिंग है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अपने आज के लेक्चर के क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बताया गया है? A car weighing 1200 gram enters a roundabout with a diameter of 60 meter at a speed of 25 km per hour। एक कार को बताया गया है जिसका मैस आपको बताया गया है कि 1200 ग्राम है, वो राउंड अबाउट में एंटर होती है, जिसका डायामीटर 60 मीटर्स है, और उस कार की स्पीड भी आपको बताई गई है 25 किलोमीटर पर आवर। आपसे कहा गया है कि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। गिवन डाटा में आप लिखेंगे, आपको मैस ऑफ कार भी गिवन है, आपको डायामीटर भी गिवन है, रेडियस आपने फाइंड आउट कर लिया। डायामीटर को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, और स्पीड आपको 25 किलोमीटर पर आवर गिवन थी। अब आप याद करें कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है। स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है,
तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो स्पीड को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। और रिक्वायर्ड क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपने यूज करना है। यहाँ नोट्स में फार्मूला को ऐसे लिखा गया है, लेकिन आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r होता है। मैथ्स की वैल्यू आपके पास है, v भी है, उसका आपने स्क्वायर लेना है। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको 30 पे डिवाइड कर लेना है, जो कि हमारे पास क्या था, r था, रेडियस। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे कि पहले आपने स्क्वायर ले लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करवा के आंसर आ गया, फिर उसको आपने 30 पे डिवाइड करवा लिया, तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। और यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि आपने फाइंड करनी थी। आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,000 किलोमीटर। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट दिस हाइट। इस क्वेश्चन में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है, जो कि रिवॉल्व करती है अर्थ के आसपास, और उसके ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, 42,000 किलोमीटर। आपसे पूछी गई है उसकी ऑर्बिटल स्पीड, यानी उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड बता दें। रेडियस आपके पास गिवन है 42,000 किलोमीटर। टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर्स होता है। सबसे पहले तो आपने यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो रेडियस की यूनिट को पहले एसआई बनाएंगे, जो कि किलोमीटर में है, तो किलोमीटर से मीटर में करेंगे। और फिर टाइम पीरियड की यूनिट को, जो कि आवर्स में है, उसको सेकंड्स में लेके आएंगे, तब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रिक्वायर्ड आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आप यूज करके उसको फाइंड कर लेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपने याद रखना है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड होता है। तो जस्ट आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। पाई की वैल्यू आपने याद रखनी है, 3.14 होती है। r की वैल्यू ऊपर हमने देख ली, टाइम पीरियड भी आपको गिवन है। वैल्यूज को पुट करके आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। लेकिन ये आंसर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड में है, और जो वेलोसिटी हमें न्यूमेरिकल में दी गई थी वो किलोमीटर पर सेकंड में थी। तो इसीलिए हम एंड पे आके मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे दोबारा। तो फाइनल आंसर हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड 3.052 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूला करें। इसके अलावा मुझे अपनी दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।